दोस्तों, एक जिले के डीएम साहब और एसपी साहब अपना भेष बदल करके अपने कुर्ते के बटन में कैमरा लगा करके एक थाने का स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उस थाने का काफी दिनों से डीएम साहब के पास और एसपी साहब के पास कंप्लेन आ रहा था कि वहां पर जो दरोगा पोस्टेड है वो किसी की भी बात नहीं सुनता है, अपनी मनमानी करता है, हर व्यक्ति से पैसे की उगाही करता है। कोई भी अगर कंप्लेन लिखवाने के लिए एफआईआर लॉन्च कराने के लिए आता है तो एफआईआर लॉन्च करने का भी पैसे मांगता है, और एफआईआर लॉन्च करने के बाद भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करता है। हर तरह से सिर्फ और सिर्फ उस थाने पर पैसे की उगाही की जाती है। दोस्तों, जब ये सारी चीजें उस जिले के डीएम साहब और एसपी साहब को पता चलता है तो दोनों बैठ करके एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, बातें करते हैं और कहते हैं कि अगर हम ऐसे आदेश देंगे तो वो कहेगा कि हाँ, आज के बाद ये ऐसी गलतियां नहीं होगी, लेकिन फिर वो वैसे ही काम करेगा। इसलिए उसका एक स्टिंग ऑपरेशन किया जाए, उसका प्रूफ अपने पास इकट्ठा किया जाए और फिर उसकी ऐसी अगली कार्रवाई की जाए जिससे पुलिस विभाग के हर कर्मचारी को एक सबक मिले। दोस्तों, उसके बाद एक कैमरा लेते हैं और अपनी हुलिया एक देसी और गंवार के जैसा बना लेते हैं। कुर्ता, लुंगी और गमछा लेकर के, गमछा को सिर के ऊपर बांध करके और कुर्ता लुंगी के भेष में दोनों व्यक्ति एसपी साहब और कलेक्टर साहब, डीएम साहब अपने कुर्ते के बटन में एक एक कैमरा लगा करके और उस थाने पर पहुंच जाते हैं। थाने पर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस थाने का जो थानेदार है वो थानेदार फर्स्ट क्लास टेबल के को सामने रखा हुआ है, अपने चेयर पर पसरा हुआ है और अपने दोनों पैरों को टेबल के ऊपर रखा हुआ है। उसके शर्ट के तीनों बटन खुले हुए हैं। सामने एक प्लेट में फिश रखा हुआ है, कुछ चिकन के पीस रखे हुए हैं और वो आराम से उस चिकन को चबा रहा है, फिश को खा रहा है और गप्पे हाँक रहा है। दोस्तों, जब डीएम साहब और एसपी साहब उसकी ये हुलिया देखते हैं कि उसके शर्ट के तीनों बटन खुले हुए हैं और सामने एक प्लेट में रख करके फिश और चिकन खा रहा है, दोनों टांग उसके टेबल के ऊपर हैं और चेयर के ऊपर आराम से पसरा हुआ है, ये देख करके डीएम साहब काफी परेशान हो जाते हैं, काफी तकलीफ में हो जाते हैं और काफी गुस्सा हो जाते हैं, और वही हाल एसपी साहब का भी हो जाता है। लेकिन दोनों इशारे से आपस में बातें करते हैं कि अभी इस टाइम गुस्सा होने का नहीं है, हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए आए हैं, इसका स्टिंग ऑपरेशन प्रॉपर तरीके से किया जाए। दोस्तों, उसके बाद इस कहानी में जो होता है उसे जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप सबसे एक ही विनती है, एक ही निवेदन है कि इस चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी में जानने वाली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आखिर क्या वजह था कि डीएम साहब और एसपी साहब को खुद अपनी हुलिया चेंज करके और स्टिंग ऑपरेशन करना पड़ा था, क्योंकि इस पुलिस विभाग में, पुलिस महकमे में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे गलत लोग हैं, कुछ ऐसे करप्ट लोग हैं जिसकी वजह से ये पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है, और इसी बदनामी को धोने के लिए डीएम साहब और एसपी साहब उस करप्ट पुलिस ऑफिसर को रंगों हाथ पकड़ने के लिए उसका स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए गए। दोस्तों, चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, एक जिले में नए नए डीएम साहब पोस्टेड होते हैं। डीएम साहब की ये पहली ही पोस्टिंग थी, अभी अभी उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पहली पोस्टिंग उनको यहाँ पर हुई थी। डीएम साहब काफी ईमानदार थे, बचपन से ही उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाया गया था, क्योंकि उनके पिताजी इंडियन आर्मी के एक जवान थे। बचपन से ही अपने बेटे को उन्होंने यही सिखाया था कि कभी भी बेईमानी नहीं करना, चाहे वो आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाना, लेकिन अपने नीचे वालों के साथ हमेशा ईमानदारी से रहना, उनके साथ काफी प्रेम भाव से रहना, कभी भी किसी के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार नहीं करना, किसी से किसी भी तरह का कोई भी काम करवाने के लिए कभी भी पैसे नहीं मांगना, कभी भी घूस नहीं लेना, हमेशा जीवन भर ईमानदार बने रहना, इसी से आपको और भी ज्यादा इज्जत मिलेगी। यही सब पाठ अपने पिताजी से पढ़ करके डीएम साहब बड़े हुए थे, क्योंकि उसके पिताजी एक फौजी थे और फौजी लोग अक्सर ईमानदार होते हैं, अपने बच्चों को ईमानदारी का ही पाठ पढ़ाते हैं, और यही उनके पिताजी ने हमेशा अपने बेटे को पढ़ाया था। वही सब चीजें सीख करके आज वो डीएम बने थे और अपनी ईमानदारी से अपने एरिया में अपना नाम कर रहे थे। कुछ दिनों से डीएम साहब के पास एक कंप्लेन आ रहा था, एक थाने का कंप्लेन आ रहा था। लोग कई बार उनको लेटर दे चुके थे और कई बार पर्सनली भी उनके पास मिल चुके थे कि इस थाने का जो दरोगा है
वो अपने आप को लाट साहब से कम नहीं समझता, वही अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझता है। वो उस थाने में अपने आप को राजा समझता है, अपने शर्ट की तीनों चारों बटन खोल करके, दोनों टांग टेबल के ऊपर फेंक करके और अपने चेयर के ऊपर पसरा रहता था। हमेशा वहां पर आसपास की जितनी दुकानें हैं उनसे कुछ न कुछ मंगा करके खाता रहता है, कभी किसी का कोई पैसा नहीं देता। किसी भी दुकान से कोई महंगी सी महंगी भी चीज अगर वो लेता है तो उसका कभी भी पेमेंट नहीं करता है, और उसके बाद अगर कोई मांगने के लिए आता है तो उसे डंडे लगवाता है, उसे अंदर बंद करने की धमकी देता है। हर दिन चाहे वहां से गुजरने वाले ट्रक वाले हों, चाहे बस वाले हों, हर व्यक्तियों से उसका वसूली का पैसा इकट्ठा किया जाता है। जो कोई भी व्यक्ति एफआईआर करवाने के लिए आता है तो उससे भी पैसा लिया जाता है। अगर एफआईआर लॉन्च भी कर लिया जाता है तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिस व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर लॉन्च कराया गया है उससे मिल करके और उसे उस केस से बरी करने के लिए भी पैसे लेता है, और बाद में इन दोनों का आपस में टाई अप करवा करके भी पैसे लेता है। इस तरह का वो दरिंदा दरोगा है, सिर्फ और सिर्फ पैसे खाता है, किसी का कोई काम नहीं करता है। जब इस तरह की सारी कंप्लेनें डीएम साहब के पास पहुंचती है तो डीएम साहब पहले तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि यह पुलिस को बदनाम करने के लिए कोई साजिश हो सकती है। लेकिन जब बार बार उनके पास ऐसी कंप्लेनें पहुंचने लगती है तो वो भी हैरान और परेशान होने लगते हैं। वो एसपी साहब को अपने पास बुलाते हैं और एसपी साहब से बैठ करके बातें करते हैं, कहते हैं कि ऐसी ऐसी कंप्लेन मेरे पास बार बार आ रही है। एसपी साहब भी कहते हैं कि सर, मेरे पास भी ये सारी कंप्लेनें कई बार आ चुकी हैं, अब आप बताइए क्या करना है। तभी डीएम साहब बोलते हैं कि कुछ नहीं करना है, इस व्यक्ति का स्टिंग ऑपरेशन किया जाए, उस थाने का स्टिंग ऑपरेशन किया जाए, और इसमें शामिल जितने भी वहां पर उस थाने के लोग हैं सबको सस्पेंड कर दिया जाए और परमानेंट उनको इस पुलिस विभाग से निकाला जाए। डीएम साहब काफी सख्त हो गए थे। जब एसपी साहब अपनी डीएम साहब की ये सारी बातें सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है, कल ही चलिए और उसका स्टिंग ऑपरेशन किया जाए। डीएम साहब और एसपी साहब दोनों अपनी हुलिया चेंज कर लेते हैं, एक गरीब ऑटो वाला का भेष बना लेते हैं, कुर्ता लुंगी और सिर के ऊपर गमछा बांध करके कुर्ते के बटन में एक एक कैमरा फिट करवा लेते हैं और एक ऑटो वाले को बुला करके ऑटो पर बैठ करके उस थाने पर पहुंच जाते हैं। थाने पर पहुंचते हैं, थाने पर पहुंचने के बाद जैसे ही गेट पर पहुंचते हैं और अंदर जाने लगते हैं तो गेट पर एक सिपाही खड़ा होता है, वो उनको रोक लेता है और कहता है कि कहाँ जा रहे हो आप लोग अंदर, ऐसे कैसे चले जा रहे हो। तभी वो लोग कहते हैं कि साहब, हम अपना एफआईआर लॉन्च कराने के लिए आए हैं, हम सब दरोगा जी से मिलना चाहते हैं, हमारा ऑटो गुम हो चुका है, हम ऑटो ड्राइवर हैं, उसी से हमारे परिवार की रोजी रोटी चलती है, उसी का एफआईआर कराने के लिए आए हैं। तभी वो सिपाही दहाड़ता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर अंदर जाने से पहले क्या किया जाता है, यहाँ पर कुछ न कुछ चढ़ाया जाता है तभी अंदर जाया जाता है। तुम्हें पता नहीं है क्या, पहली बार तुम थाने में आ रहे हो, इस थाने में कभी पहले नहीं आए। तो डीएम साहब कहते हैं नहीं साहब, हम तो कभी नहीं आए। तभी एसपी साहब उसकी बात, उस सिपाही की बातों को समझ जाते हैं, डीएम साहब को साइड में लेकर के आते हैं और कहते हैं साहब, ये पैसे मांग रहा है, इसको कुछ पैसे दे दो, तभी हम लोग स्टिंग ऑपरेशन कर पाएंगे आगे का। डीएम साहब अपने पॉकेट से 50 रुपए निकाल करके उसको देते हैं। वो 50 रुपए को डीएम साहब के मुंह पर फेंक देता है और कहता है कि भिखारी समझ रखा है क्या, ये कोई भिखारी का दरबार है जो तुम 50 रुपए भीख में दे रहा है, दान दे रहा है क्या, पैसे और निकालो नहीं तो यहाँ से सीधे वापस हो जाओ। एसपी साहब डीएम साहब को इशारा करते हैं, साहब और कुछ पैसे हैं तो निकाल लीजिए। डीएम साहब एक 200 रुपए का नोट निकाल करके और उसको देते हैं। उसको भी बड़ा मुंह सिकोड़ करके, मुंह नाक सिकोड़ करके उस पैसे को लेता है। डीएम साहब कहते हैं, हाथ पर जोड़ते हैं उसके, कहते हैं साहब, हमारे पास बस इतना ही पैसा है, हम लोग काफी गरीब हैं, हमारा ऑटो गुम हो गया है, उसका एफआईआर लॉन्च करवाना है, उसको मुझे ढूंढना है, मेरा परिवार उसी से चलता है, अब मेरे पास पैसे नहीं है, इसको रख लीजिए और हमको जाने दीजिए अंदर। वो सिपाही वो काफी गुस्से में होकर के और वो पैसा अपने पॉकेट में रख लेता है और कहता है कि अंदर जाओ, सामने दरोगा जी बैठे हैं, वहां पर जाकर अपना कंप्लेन लिखवाओ। डीएम साहब और एसपी साहब दोनों अंदर घुस जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो अंदर का हालत देख करके बिल्कुल दंग रह जाते हैं दोनों आदमी। वो जो दरोगा था, चेयर पर पसरा हुआ था, उसके शर्ट के तीनों चारों बटन खुले हुए थे और उसकी दोनों टांगे टेबल के ऊपर फैली हुई थी। सामने एक प्लेट रखा हुआ था, उसमें फिश और चिकन के पीस रखे हुए थे और उस चिकन को चबाता जा रहा था। और
जैसे ही एसपी साहब और डीएम साहब अंदर पहुंचते हैं, वो दहाड़ता है, कहता है, हाँ किस लिए आए हो तुम लोग, क्या काम है यहाँ? तो डीएम साहब हाथ जोड़ करके कहते हैं, साहब हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, हम लोग का ऑटो गुम हो गया है, उसी का हम लोग कंप्लेन लिखवाने के लिए आए हैं साहब। किसी भी तरह से मेरे भाई बाप में हम लोगों का ऑटो ढूंढ दीजिए, क्योंकि उसका हमारा परिवार उसी से चलता है। हमारा ऑटो नहीं मिलेगा तो मेरे बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे साहब, किसी भी तरह से ऑटो को ढूंढवा दीजिए। वो दरोगा फिर चिल्लाता है और कहता है कि अभी शाम को तुम लोग किस लिए आ रहे हो, सुबह क्यों नहीं आए? तभी एसपी साहब कहते हैं, साहब सुबह हम लोग नहीं आ पाए, क्योंकि जब हमारा ऑटो रात को गुम हो गया था तो हम लोग सुबह से उठ करके ऑटो को ढूंढ रहे थे कि हमें थाने में न जाना पड़े और हम लोग खुद ही उसको ढूंढ लें। लेकिन जब सुबह से लेकर शाम तक ढूंढने के बाद हम लोग को नहीं मिला, तब हम लोग को मजबूरन आपके पास आना पड़ा साहब। साहब मेरे माई बाप किसी भी तरह से हमारे ऑटो को ढूंढवा दीजिए। तभी दरोगा दहाड़ता है, चिल्लाता है और कहता है कि शाम हो चुका है और शाम का जो बंदोबस्त है वो तुम लोगों को करना पड़ेगा। कुछ बंदोबस्त करो, खर्चा बर्चा करो, तो तुम्हारा ऑटो ढूंढा जाएगा, तुम्हारा कंप्लेन लिखा जाएगा। जब ये बातें एसपी साहब और डीएम साहब दोनों सुनते हैं तो काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं। डीएम साहब कहते हैं, साहब कितना आपको देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा, क्या करना है साहब? हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, हम लोग तो बहुत गरीब आदमी हैं, किसी भी तरह से हमारे माई बाप हमारे ऑटो को ढूंढवा दीजिए, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो दरोगा सीधे खड़ा हो जाता है और चिल्लाने लगता है और अपने मुंशी को बुलाता है, कहता है, इन दोनों भिखारियों को यहाँ से भगाओ। कहाँ कहाँ से भिखारी यहाँ पर आ जाते हैं और कैसे तुम लोग इन लोगों को अंदर आने देते हो? गेट पर ही इनसे सब कुछ सौदा मसौदा कर लिया करो, तब मेरे पास आने दिया करो। और वो मुंशी डीएम साहब और एसपी साहब दोनों आदमियों का बाजू पकड़ करके बाहर लेकर के जाता है और बाहर ले जाने के बाद कहता है डीएम साहब और एसपी साहब को कि साहब को कुछ चढ़ावा चढ़ा दो, अगर साहब को चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तभी डीएम साहब कहते हैं कि कितना देना पड़ेगा साहब? तो कहता है कि आपकी ऑटो का दाम 2 लाख के आसपास होगा, तो उसका 1/4 तो आपको साहब को चढ़ाना ही पड़ेगा। अगर 2 लाख का होगा तो आपको कम से कम 30-40 हजार रुपए तो साहब को देना ही पड़ेगा, इससे कम में तो काम चलेगा नहीं। डीएम साहब और एसपी साहब दोनों उसका हाथ जोड़ने लगते हैं, कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं, हम लोग जो डेली कमाते हैं उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किसी तरह से करते हैं, इतना पैसा साहब हम कहाँ से लाएंगे? तो मुंशी उन दोनों को पकड़ करके डीएम साहब और एसपी साहब को फिर दरोगा जी के पास ले आता है और कहता है कि साहब ये सब पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। डीएम साहब बोलते हैं, दरोगा जी बोलते हैं कि कितना पैसा बताया इनको? तभी वो मुंशी बोलता है कि इनको मैंने बताया कि कम से कम 40 हजार रुपए चढ़ा दो, तभी तुम्हारा ऑटो ढूंढा जाएगा, तभी तुम्हारा एफआईआर लाज होगा। तो दरोगा जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही बोला, इतना तो तुम लोगों को देना ही पड़ेगा, इतना तो चढ़ाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा एफआईआर लॉन्च होगा, तब तभी तुम्हारा ऑटो ढूंढा जाएगा। इसके बिना तो यहाँ पर कुछ भी काम नहीं होगा। शाम का टाइम हो रहा है, शाम का हम लोग का काफी खर्चा बर्चा होता है, वो सब तुम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तुम्हारी गाड़ी को ढूंढने में भी हम लोग का काफी पेट्रोल जलेगा, कई आदमी आएंगे जाएंगे, काफी खर्चा होगा, वो कौन पेमेंट करेगा? तुम्हारा बाप आएगा देने के लिए। इस तरह से जब वो दरोगा बोलने लग जाता है तो एसपी साहब गुस्सा होने लग जाते हैं, लेकिन डीएम साहब एसपी साहब को संभालते हैं, कहते हैं अभी इसका ऑपरेशन होने दो, इशारे में कहते हैं कि चलने दो, आगे आगे चीजें और खुलेंगी। फिर उसके बाद हाथ पैर जोड़ने लगते हैं। डीएम साहब कहते हैं, साहब किसी तरह से हमारा ढूंढ दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी, आपका परिवार अब काफी आगे बढ़ेगा। जब डीएम साहब ऐसे कहने लगते हैं तो दरोगा और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पैसा तुम्हें देना ही पड़ेगा। तभी एसपी साहब कहते हैं कि साहब आपको तो तनख्वाह मिलता ही है, आपको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, किस लिए देती है? पब्लिक सर्वेंट है ना आप, आपको पब्लिक की सेवा के लिए ही दिया जाता है और आप इसी के लिए यहाँ पर बैठे हैं, हम लोगों की गरीबों की मदद करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए ही बैठे हैं। आप इस तरह से करेंगे तो कैसे होगा? इतना बात सुनने के बाद दरोगा और उसकी आंखें लाल हो जाती है, वो अपने चेयर से खड़ा हो जाता है और अपने मुंशी से कहता है, ले आ रे डंडा ले आ, मैं इसको समझाता हूँ कि क्या होता है, ये कानून सिखा रहा है मुझे यहाँ पर आकर के। मुंशी डंडा ले आकर के दरोगा जी को पकड़ाता है और दरोगा डंडा लेकर के एसपी साहब और डीएम साहब की तरफ जैसे ही मुड़ता है
वैसे ही गेट के ऊपर सायरन बजाती हुई 2-3 गाड़ियां पुलिस की सायरन बजती हुई और गेट के ऊपर आकर के खड़ी होती हैं। उसमें से तकरीबन 30-40 जवान गाड़ियों से निकलते हैं और निकल करके चारों तरफ से उस थाने को घेर लेते हैं। थाने को घेरने के बाद उसमें से एक डीएसपी रैंक का अधिकारी और एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी भी निकल करके सीधे वहां पर दरोगा और जहां पर एसपी साहब और डीएम साहब दोनों थे वहां पर आता है और जो दरोगा होता है उसको उसके बाजुओं को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद कहते हैं कि तुम क्या कर रहा है, ये जो तेरे सामने खड़े हैं इसको तुम पहचानता है? ये जो तेरे सामने खड़े हैं ये कोई और नहीं है, इस जिले के डीएम साहब हैं और जो इनके बगल में जो खड़े हैं इस जिले के एसपी साहब। जैसे ही वो दरोगा ये बातें सुनता है तुरंत एसपी साहब और डीएम साहब के पैरों पर गिरने लग जाता है, माफी मांगने लगता है, कहता है साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत गलती हुई। तभी डीएम साहब उसको समझाते हैं कि तुम एक पुलिस के सिपाही हो, एक पुलिस के जवान हो, तुम्हारा कर्तव्य है इन पब्लिक को की सेवा करना, इनकी रक्षा करना। हम सभी एक पब्लिक सर्वेंट हैं, इन लोग की रक्षा करना, इनकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है और इसके लिए तुम पैसा लेते हो। तुम इस देश के सबसे बड़े दरिंदे हो, तुम क्रिमिनल से भी बड़े क्रिमिनल हो। क्रिमिनल तो इंडिकेट हो जाते हैं कि ये क्रिमिनल है, लेकिन तुम इस वर्दी में छुपे हुए क्रिमिनल हो, तुम एक भेड़िया हो और तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए और ऐसी कार्रवाई तुम्हारे ऊपर हम लोग करेंगे कि जिससे इस पूरे पुलिस महकमे को एक शौक मिलेगा। दोस्तों उसके बाद उस दरोगा को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहां पर उस थाने के जितने भी स्टाफ होती है सबको अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करके ले जाकर के जेल में डाल दिया जाता है। बाकी थोड़े दिनों के बाद केस चलता है और इन सारों को सस्पेंड कर दिया जाता है। जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ होता है वो जो फुटेज है उसको ले जाकर के पुलिस हेडक्वार्टर में वीडियो बना करके और लगाया जाता है। उस जिले के जितने भी थाने चौकी पर जितने भी पुलिस वाले पोस्टेड होते हैं सबको बुलाया जाता है और सबको वो वीडियो दिखाया जाता है। देख करके कुछ पुलिस वाले हंसते हैं और कुछ दुखी होते हैं, लेकिन उस जिले के जितने भी पुलिस वाले थे सबको डीएम साहब और एसपी साहब ने एक सबक सिखाया था, जो कि एक पुलिस की वर्दीधारी को वो सबक सीखना बहुत ही जरूरी होता है। जब पुलिस में भर्ती होते हैं और कसम खाते हैं तब भी यही सिखाया जाता है कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है और पब्लिक की सेवा करते करते हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन पुलिस में भर्ती होने के बाद कैसे ये लोग इतने दरिंदे हो जाते हैं कि एक छोटा छोटा एफआईआर लिखवाने के लिए भी इन्हें पैसे चाहिए होता है। एक अगर बेटी का अगर कुछ उसके साथ अमानवीय कृत्य हो जाता है तब भी उसके लिए भी इनका रूह नहीं कांपता है, उसके लिए भी ये लोग पैसे मांगते हैं। किसी का अगर खून हो जाता है, किसी के साथ कुछ जघन्य अपराध हो जाता है तो उस टाइम भी इनका दिल नहीं पसीजता है, इनके आंखों में आंसू नहीं भरते हैं। उस केस को भी सॉल्व करने के लिए लोग पैसे लेते हैं और दरिंदों से मिलने के बाद भी उनसे भी पैसे लेते हैं। इस तरह के कुछ पुलिस विभाग में लोग हैं। हर इस पुलिस विभाग में ऐसे ही डीएम साहब और ऐसे एसपी साहब के जैसा तेज तरार और ईमानदार अधिकारी होना चाहिए, तभी जाकर के इसका ऐसे क्राइम का इस पुलिस विभाग से सफाया हो सकता है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।